हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जितने भी क्लास 10th के फार्मूला हैं, क्लास 10th के जितने भी फार्मूला हैं, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी बुक से जितने भी फार्मूला होते हैं और जितने भी एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं, उन सभी क्लास 10th में हर एक चैप्टर से जितने फार्मूला हो सकते हैं, बस याद रखिएगा कि सूत्र की बात करेंगे, फार्मूला की बात करेंगे और सिर्फ यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है कि एक बार पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिए होंगे और उनसे संबंधित छोटे छोटे फैक्ट को जानते होंगे। हालांकि सूत्र बताते समय मैं आपको ये जरूर याद दिलाऊंगा कि ये क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं बताते हुए चलूँगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है, और यदि हर एक चैप्टर का हर एक फार्मूला आपको याद हो गया तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपका मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं आप। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? तो सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में सबसे पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक और ए बी के लिए दो धनात्मक पूर्णांक हैं। इस दो धनात्मक पूर्णांक जो है ए और बी के लिए आपको क्या करना है कि आपको बताया जाता है कि जब ए गुणे बी मतलब पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या किया जाता है तो आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम प्राप्त होता है। ए बी का मस और ए बी का लस ज्ञात होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ए बी का। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां पर p और q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका मस एक हो, है ना। जिनका मस क्या हो? एक हो, वो आपके सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4/5 जो है आपका एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। और 4 और 5 का जब आप मस निकालेंगे तो वो आपका क्या होता है? एक होता है। इसलिए वो दोनों 4 और 5 दोनों सह अभाज्य संख्या है। आपका मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, जैसे आपने कहा क्या 8/10 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि इसको p बटा क्यू के फॉर्म में दिखाया गया है, जहां पर ये जो q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको याद रखना है कि 10 यहाँ पे है 8/10। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जब आपको परिमेय संख्या दिया जाता है तो काट पीट कर बिल्कुल छोटा करके दिया जाता है कि अब उससे ज़्यादा नहीं कटेगा, और उन लोगों का मौसा कितना हो जाता है? p और q दोनों का मौसा एक होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं, तो आगे है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q कभी भी आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, कभी कभी आपके ऑप्शन में पूछ लेता है, ऑप्शन वाले प्रश्नों में। और उसके बाद देखिए एक ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन ना हुआ हो, है ना। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो एक अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 0.1001001 इस तरीके के जब बढ़ते चले जाएंगे तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे है, चौथे नंबर पे है कि p यदि एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए, कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है ना। मतलब p एक अभाज्य संख्या हो, मतलब p को अब नहीं डिवाइड किया जा सकता है। p एक अभाज्य संख्या हो और a एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे में यदि धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मतलब वो निगेटिव नहीं है। और वो जो पूर्णांक है, यदि ये कहा जा रहा है कि यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हम लोग प्रूव करने के लिए परिमेय संख्या है कि नहीं है उसमें काम आता है ये, कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 100% श्योर हो जाइए कि p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, पांचवा आपको ये बताया गया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो संख्या एक को छोड़कर वे समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड वो स्वयं हो और एक हो, उसके अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो। अभाज्य संख्याएं, जैसे आपने 5 लिखा हुआ है, तो 5 लिखने का मतलब ये हो गया कि 5 में एक स्वयं 5 है और मल्टीप्लाई 1।
आपको ये भी याद रखना है कि एक अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर मैं उसके गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। दूसरी है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया कि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, मतलब जिनका मौसा एक हो, सिंपल सा गुणनखंड है। जैसे आपने कहा 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए इनका यदि 3 और 5 का गुणनखंड देखेंगे, 3 और 1 और 5 का गुणनखंड देखेंगे तो 5 और 1 होगा, इसलिए 3 और 5 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट में इतने ही फार्मूला हैं और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। बाकी जो प्रमेय है प्रूव करने वाला है, आप प्रूव करके उसको सीख के जाइए। ठीक है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्या है? बहुपद है। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या क्या जानने लायक चीज़ें हैं? पहला तो ये जानना जरूरी है कि ये जो चर संख्याएं होती हैं, चर जो होती हैं, उसका मतलब ये होता है जो एक्स वाई ए बी ये सब लिखते हैं, इसको चर कहते हैं। मतलब जिसका मान बदला जा सके। जैसे आप मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 लिखे हैं, तो x का मान 7 भी हो सकता है, y का मान 3 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, y का मान 5 हो सकता है, लेकिन जोड़ोगे तो आप कितना पाएंगे? 10 ही पाएंगे। तो अब आपको ये समझना है कि x y a b ये जितने भी होते हैं, ये सभी को चर राशि कहते हैं या चर संख्या। और अचर जिनका मान नहीं बदला जा सकता है। मान लीजिए आपने 5 लिख दिया, तो क्या आप 5 को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये चर हो गया। तो ये याद रखिए कि चर और अचर में अंतर है ना? चर का मान बदला जा सकता है, अचर का नहीं। एक्स वाई ए बी सी डी ये जो होता है ये चर होता है, और अचर जो नंबर्स होते हैं वो आपके अचर होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये जो बॉक्स में दिखाई दे रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो 3x स्क्वायर प्लस 5 ये जो है, इसमें आपको सभी चर और अचर राशियों के विषय में बताया गया है कि किसको क्या कहते हैं। तो ये जो x चर है, इसके ऊपर ये जो 2 घात लगा हुआ है इसको घात कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो एक्स स्क्वायर के बगल में ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक। लेकिन किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ये 3x स्क्वायर भी एक पद है और 5 भी एक क्या है? पद है। और यहाँ पे ये जो x है ये क्या है? ये चर है। x क्या है? एक चर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे कि बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में जो आपका एमसीक्यू होता है उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि घात किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो होता है घात किसे कहते हैं। तो घात उसे कहते हैं जो भी आपका बहुपद बनाया गया है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसे ही घातांक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? घात कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पी एक्स यदि आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो ये पी एक्स को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं कि हाँ ये क्या है? बहुपद है। क्लियर है? अब बहुपद आपके कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जहाँ पर x की उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। और त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जहाँ पर x की उच्चतम घात 3 होनी चाहिए। ठीक है। चतुर्घात किसे कहते हैं? बहुपद जिसकी उच्चतम घात कितनी हो? 4 हो, तो वो उच्चतम घात उसका 4 हो जाएगा, तो चतुर्घात हो जाएगा बहुपद। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पावर उच्चतम घात को देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सा बहुपद है। रैखिक बहुपद को ए एक्स प्लस बी से शो करते हैं। रैखिक बहुपद को किससे शो करते हैं? ए एक्स प्लस बी से शो करते हैं, ए एक्स प्लस बी। और द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से शो करते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अच्छा, जानते हैं क्यों? जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, तो आप इसको कह रहे हैं ये जो समीकरण है ये एक द्विघात बहुपद। क्यों कह रहे हैं द्विघात समीकरण? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन जब आप यहाँ पे a का मान 0 रख देंगे तो ये एक्स स्क्वायर से गुणा होकर टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब ये यदि 0 हो गया तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 1 हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर x की पावर 1 बचा है, तो ये द्विघात समीकरण रह कहाँ गया? इसलिए a कभी भी 0 नहीं होता है किसी भी बहुपद में।
जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका बहुपद कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद को कैसे दिखाते हैं? ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से दिखाते हैं। यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे है तीसरे नंबर पे आपका है शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। शून्यक क्या होता है? जो भी x की वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर, ये इसको सॉल्व आप करेंगे तो जो भी एक्स स्क्वायर की जो x की वैल्यू आती है, तो जितने पावर होते हैं उतने ही शून्यक होते हैं, या शून्यांक, शून्यक कहिए चाहे शून्यांक कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे x की वैल्यू आ गई 3, इसका मतलब वो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो वो वहाँ पर वो त्रिघात बहुपद है। x की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, एक x की वैल्यू अल्फा और एक बीटा आ रही है, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और x की वैल्यू 1 आ रही है, तो वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए शून्यक आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा और बीटा जितने जिसके पावर होंगे उतना उस x का मान आएगा, और वहीं x के मान को शून्यक कहते हैं। और गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक जैसे मान लीजिए x का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? b है। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये गुणांक क्या होते हैं। तो गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने आपको बताया कि गुणांक होते क्या हैं। तो यदि एक द्विघात बहुपद दिया गया है, यदि एक द्विघात बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके कितने शून्यक होंगे? 2। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसके जो 2 शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। इसके दोनों शून्यक कौन है? अल्फा और बीटा है। और इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। ये ए और सी और बी कहाँ से मिलेंगे? तो आपके यहाँ द्विघात समीकरण से मिल जाएंगे। ठीक है, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध भी पता चल गया। इस चैप्टर से चौथा पॉइंट आपको ये जानना है कि शून्यकों से द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है। जैसे आपको अल्फा और बीटा दिया गया है, तो उससे हम लोगों को द्विघात बहुपद कैसे बनाना होता है? तो यदि अल्फा का मान और बीटा का मान दिया है, तो आप इसमें अल्फा और बीटा का मान रखकर आप ये बता सकते हैं कि ये एक द्विघात बहुपद बनेगा। अल्फा और बीटा का मान ही रखना है। तो कभी कभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा उनका योगफल और उनका गुणनफल दे देता है, तो मान ही रखना है और इसमें मान रख देंगे तो वो अपने आप एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर। हर एक चैप्टर से जितने फार्मूला हो सकते हैं, जितने आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जितने आपके बुक में फार्मूला दिए गए हैं, वो सभी फार्मूला का जो निचोड़ है मैंने इस क्लास में रख दिया है। आपको इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के इसको आराम से 1-2 बार देख लीजिए, और उसके बाद आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार मैथ कम से कम पढ़े हों। ठीक, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब एक x होगा एक y होगा, और इसमें दो समीकरण होंगे एक्स वाई के दो दो, तो एक a1x b1xy और c1 बराबर 0 पहला रैखिक समीकरण हो गया। और रैखिक समीकरण है तो इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अभी मैंने आपको पिछले ही डिस्प्ले में बताया कि ये जो पावर होता है उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण की बात करेंगे जब बहुपद के सामने 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। लेकिन बराबर के 0 कर दिए तो ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। तो आपको ये समझ जाना चाहिए जब भी वह समीकरण जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण के सरल रेखा को निरूपित करती है। आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी मैंने आपको ग्राफ से भी बताया हुआ है कि जितने भी सरल रेखा दिखाते हैं वे सभी लीनियर इक्वेशन होते हैं। तो आपको ये वाला लाइन याद रखना चाहिए, जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो हमेशा ग्राफ पे जो है सरल रेखा को निरूपित करती है। एक सिंपल सी एक रेखा खींच दीजिए, उसी को निरूपित करती है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यदि दो सरल रेखा है, ठीक है, कितनी रेखाएं हैं? यदि दो सरल रेखा है
तो उनके समीकरण कौन कौन से हो सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं, बस बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो सरल रेखा को निरूपित करते हैं। यदि सरल रेखा को निरूपित करते हैं तो यहाँ पर एक आपका रैखिक समीकरण ये है दो चर वाला और एक रैखिक समीकरण ये है दो चर वाला। तो यहाँ पे दो रैखिक समीकरण आपके सामने दिए गए हैं और दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B1 है, तो यहाँ पे B2 है, दोनों में C1 है तो फिर C2 है। इस हिसाब से यदि आप A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 करते हैं तो आपका जो आलेखीय निरूपण आता है वो संपाती होता है। संपाती का मतलब ये, अब देखिए यहाँ पर दो क्या है इक्वेशन है, यदि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। लेकिन जब ये A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है तो वो रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऐसे ऊपर ही जाती हैं, उसी को कहते हैं कि संपाती। क्योंकि दो रेखाएं हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो उसे संपाती रेखाएं कहते हैं। तो दूसरी चीज, ये संगत युग में रहेंगे ही रहेंगे और इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल। तो ये आपको याद रखना है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू, जो बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, वो बिल्कुल कैसे जाती हैं, समांतर जाती हैं इस तरीके से। और ये समांतर जाती हैं, इसलिए इसका जो आलेखीय निरूपण होगा वो कहेंगे आप कि ये समांतर रेखाएं हैं और असंगत युग में है। और तीसरा, आपको बीजगणितीय याद 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 ये रखना है कि कोई हल नहीं होगा इसका। क्या होगा कि कोई हल नहीं होगा। जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो तो आपको एक बार C1 बटे C2 को भी चेक करना पड़ेगा। यदि वो बराबर है तो उसके अनंत हल होंगे और यदि वो बराबर नहीं है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं, जब A1 बटे A2 बराबर ही नहीं है B1 बटे B2 के, तो वहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करने का मतलब ये कि एक रेखा इस तरीके से गई है तो दूसरी रेखा इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से प्रतिच्छेदित करती है। अच्छा, कौन प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, तो ये समांतर रेखा जो है, दोनों आपस पैरेलल रहेंगे। तो पैरेलल है तो रेखा ऐसे चलती चली जाएगी, कभी भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। इसलिए आप कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदित नहीं करती, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं, संगत युग्म होता है और एक और केवल एक हल इसका होता है। आप ये कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होता है। इसका कितना हल आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल आएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। चौथा प्रकार ये है, अब इसमें देखिए आपके कुछ जो रैखिक समीकरण होते हैं उनसे कुछ संबंध जो है सवाल बनते हैं, इबारती प्रश्नों के माध्यम से बनते हैं। समीकरण बन जाते हैं और उनको सॉल्व करना होता है। आप विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात एक ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पर जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये घूमता रहे कि हाँ इसको ऐसे करना है। जैसे यदि आयु संबंधी प्रश्न में आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं और उनकी वर्तमान आयु x और y है, मतलब पहले व्यक्ति की वर्तमान आयु x है, दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु y है। तो यदि ऐसा कहा जाए कि 2 वर्ष पहले उनकी जो आयु है, तो 2 वर्ष पहले यदि आप जाएंगे तो x में भी 2 साल घट जाएगा और y का भी 2 साल पहले का, मतलब दोनों के दोनों 2 साल घट जाएंगे। और यदि ऐसा कहता है कि 2 साल बाद, तो इसका मतलब ये है कि इनकी आयु पहले x साल थी तो 2 साल बाद x प्लस 2, x भी 2 साल का हो जाएगा और y भी 2 साल और आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये कहें कि यदि एक 10 साल का है और एक 20 साल का है तो 2 साल पहले दोनों में 2-2 साल घटेगा तो एक 8 साल का हो जाएगा और एक 18 साल का हो जाएगा। यदि 2 साल बाद कहें तो आप ये कहेंगे कि एक जो है 10 2 12 साल का हो जाएगा, 20 2 22 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से आयु वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब उसमें यही बोला जाता है कि इसका इतना गुना कर दिया जाए, इसका इतना गुना कर दिया जाए। दूसरे पॉइंट पे ये याद रखना है कि यदि इकाई का अंक, संख्या से संबंधित प्रश्न आता है, ऐसा कहा जाता है यदि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x, मान लेते हैं एक संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 45 दे दिया गया है, तो एक संख्या दी जाती है और इसमें कहा जाता है कि इकाई का अंक क्या है, y है और दहाई का अंक क्या है, x है। और ये हम मान लेते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है, तो वो संख्या बन जाती है 10x प्लस वाई। आप हमेशा याद रखिएगा, अंक x और y है लेकिन संख्या जो है वो 10x प्लस वाई है। बस ये आपको ध्यान में अपने माइंड में रखना है। अंक x y है
और जो संख्या बनेगी, जहाँ पर भी संख्या की बात की जाएगी वहाँ पे 10x प्लस वाई, यही 10x प्लस वाई जब इनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाता है तो y के स्थान पे x और x के स्थान पर y आ जाता है, मतलब 10y प्लस x हो जाता है। ठीक है, मतलब यही 45 अब क्या हो जाएगा, 5 और 4 54 हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी प्रश्न बनता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब संख्या कोई है तो 10x प्लस वाई, संख्या को पलट दिया गया तो वो बन गया 10y प्लस एक्स। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे, दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्न आते हैं। दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्न आएगा तो ये तो सबको पता है कि दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा आपको ये समझना है कि नाव और धारा में संबंध। पहली बात तो एक बात यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ कि मान लीजिए आप एक जो है नाव में बैठे हैं, है ना। तो नाव में बैठे हैं और नाव जो है 10 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। तो बाहर से देखेगा जो व्यक्ति, तो वो क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कोई आप नदी में तैर रहे हैं, नाव पर बैठकर तैर रहे हैं, नाव तैर रही है, तो बाहर से देखते हुए व्यक्ति बोलेगा कि वो जो व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है। या तो वो व्यक्ति कहे या तो वो नाव कहे, दोनों के दोनों का स्पीड वही है। हालांकि हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, नदी के सापेक्ष देख रहे हैं। और यदि आप नाव के सापेक्ष व्यक्ति का देखेंगे तो उसका कोई स्पीड नहीं है ना। तो नदी के सापेक्ष ही चाहे आप व्यक्ति की बात करें चाहे नाव की बात करें, वो दोनों का दोनों आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएंगे। अब समस्या यहाँ पर आती है कि ये मैं स्पीड तब बात कर रहा हूँ जब नदी बिल्कुल शांत है, वो ना तो इधर जा रही है ना तो इधर जा रही है। अब मान लीजिए आप इस दिशा में जा रहे हैं और अचानक से बहाव भी आ गया, तो आप एक बात याद रखिए, जब आप इधर जा रहे हैं बहाव इधर आएगा तो उसके साथ जो भी बहाव का स्पीड होगा, जो भी आपकी धारा चल रही होगी वो भी तो जुड़ जाएगा। आप अचानक से तेज नहीं चलने लगेंगे, तो कहेंगे बिल्कुल तेज चलने लगेंगे। मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से नाव चल रही है और उसमें से नदी की धारा भी अचानक से, पहले नदी शांत थी फिर अचानक से 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से धारा भी चलने लगी। 10 वो और 10 आपकी चाल जो नाव की चाल है और 2 धारा की चाल, दोनों जुड़ जाएंगे। तो जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो उसे अनुकूल कहते हैं और वहाँ पर जो होता चाल जुड़ जाती है। लेकिन मान लीजिए आप इस तरीके से जा रहे थे और धारा शांत नदी था, तो आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे थे, लेकिन एक नदी की धारा इधर से आई, तो जब आप इधर से आए तो धारा इधर जा रही है तो उसमें क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और वो आपको विपरीत दिशा में ढकेलेगा। तो जो आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपके विपरीत जा रही है, इस हिसाब से 10 माइनस 2 कर देंगे तो आपका स्पीड 8 ही रह जाएगा। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि धारा की चाल क्या होती है, नाव की चाल क्या होती है। अब आप एक बात समझिए, पहले मैंने कहा कि नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसी नाव की चाल जब धारा की दिशा में अनुकूल दिशा में देखते हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी नाव की चाल यदि विपरीत दिशा में प्रतिकूल दिशा में देखते हैं तो उसी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो ये आपके माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा कि शांत या स्थिर जल में साफ साफ बोलेगा, मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही कि वो नाव की स्पीड कितनी है। यहाँ पर अभी धारा नहीं चल रही है। शांत जल में, स्थिर जल में जो नाव या व्यक्ति की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हो, और फिर उसके बाद अब क्या करता है, धारा चला देता है। अब धारा जो चलती है ना वो y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, और यदि वो y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी उसकी चाल दोनों जुड़ जाएंगी, और धारा के विपरीत होगा तो घट जाएंगे। तो धारा के विपरीत में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा तो ऐसे सवाल को आप चुटकियों में कर ले जाएंगे। बस यही याद रखना है कि तीनों के तीनों चाल नाव की ही है। एक बार आपको शांत जल में, एक बार आपको अनुकूल दिशा में, एक बार प्रतिकूल दिशा में। अनुकूल मतलब उसी के साथ, प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत। चलिए आगे चलते हैं, समय और कार्य पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आता है कभी कभार, एक आदमी एक काम को n दिन में करता है तो वह आदमी एक दिन में 1/n भाग काम कर लेगा। मतलब आप ये कहें कि यदि एक व्यक्ति है जो किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, इसका मतलब वो एक दिन में एक काम करेगा। ऐसे समझिए, यदि आधा काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति है जो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, कह रहा है कि मैं इसको 2 दिन में खत्म कर दूंगा, तो एक दिन में वो कितना करेगा, तो एक दिन में वो 1/2 काम खत्म कर देगा।
यदि पहले दिन आधा काम खत्म करेगा, यदि पहले दिन आधा काम खत्म करेगा तभी तो दूसरे दिन आधा खत्म काम करके पूरा कर देगा। तो ये आपके मन में हमेशा रहना चाहिए, यदि कोई भी व्यक्ति एक काम को n दिन में करता है तो एक दिन में 1/n दिन काम करता है। इसके जस्ट विपरीत भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/n भाग काम करता है तो पूरा काम करने में उसको समय कितना लगेगा, n दिन। यदि कोई व्यक्ति आधा काम करने में उसको जो है 1/1 दिन लगता है, कितना दिन लगता है, 1 दिन, तो जाहिर सी बात है उसको पूरा काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, यही 2 दिन का समय लगेगा, है ना। तो आधा काम फिर अगले दिन कर देगा, आधा काम तो फिर एक दिन और जुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से 2 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग कम से कम एक बार पूरा मैथ पढ़ कर ही इस फार्मूले के क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे। आगे क्या कहा गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ, देखिए जब 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चल रही होती हैं, मान लीजिए आप लोग ट्रेन पे सफ़र किए ही होंगे, जब दोनों रेलगाड़ियाँ से समान दिशा में जाती हैं तो इसका भी कुछ स्पीड होगा, चाल होगा, इसका भी कुछ स्पीड और चाल होगा। जब दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में जाती है तो उनके चाल को घटा दिया जाता है, तो कुल चाल जो होता है ना वो दोनों रेलगाड़ियों की चाल को घटाकर, लेकिन वही चाल जब दोनों विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है दूसरे पटरी पे, तो उस समय दोनों रेलगाड़ियों की चाल जुड़ जाती है। तो ये आपके मन में याद रहना चाहिए कि जब 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चल रही हैं तो उनका चाल जो है घटाया जाता है, और जब 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनके चाल को जोड़ा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर अब सीधे 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की जितने भी फार्मूला हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर नंबर 4 है आपका द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्या, द्विघात समीकरण। इसमें भी आपके कुछ फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट ये है, कहा जा रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ये मैंने पहले ही बता रखा। तो द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात बहुपद के सामने आपको बराबर जीरो करके लगाया गया है। तो एक ऐसा बहुपद जिसके बराबर में जीरो हो वो समीकरण कहलाता है, और एक ऐसा बहुपद जिसका पावर जो है, जिसके चर राशि का पावर मैक्सिमम पावर 2 है, वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक, और यहाँ पर आपको याद रखना कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद कहा गया है कि द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं, है ना, ऐसे अब एक बात याद रखिएगा, जो द्विघात समीकरण के शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, इन्हीं को मूल कहा जाता है। जब द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ने लगते हैं तो यही मूल बन जाते हैं कि इसके कितने मूल हैं। तो चाहे आप मूल कहिए द्विघात समीकरण का, चाहे आप उनके आप शून्यक कह लीजिए, दोनों का मतलब वही है। ये बात को हमेशा अपने मन में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न वो शून्यक करके देगा तो भी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मूल क्या होता है, शून्यक क्या होता है, दोनों एक ही हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को हल करने की टोटल 3 विधियां हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पे बात करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही बचे हैं। पहला गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग मध्य पद को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कि पहले आप लोग सी के मान को देख लीजिए कि कितना का गुणा करें कि ये आ जाए, तो मध्य पद कितना जोड़ने या घटाने पर आए, तो गुणनखंड विधि ये होता है। ये गुणनखंड विधि आप सभी लोगों को आता है। दूसरा है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। चाहे आप द्विघाती सूत्र कहिए, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र कहिए, फॉर्मूला कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ये याद रखना कि एक द्विघात समीकरण दिया होगा। क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। एक द्विघात समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है एक द्विघात समीकरण। तो आपको यहाँ पर जो इसके मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, अल्फा और बीटा होंगे, और अल्फा और बीटा होगा तो यहाँ पर आपके 2 मान प्राप्त होंगे। एक एक्स का मान प्राप्त होगा क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट में डी बटे में 2a, और दूसरा जो बीटा प्राप्त होगा, जो मूल होगा, वो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटे 2a प्राप्त होता है। ये जो d है, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और d को कहते हैं विविक्तकर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, द्विघाती सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इससे प्रश्न बनता है, इसमें जितने भी फार्मूले दिए गए हैं सबसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसा होना चाहिए उस पर विचार करते हैं। तो एक द्विघात समीकरण होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूलों की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स, वो उसके विविक्तकर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, विविक्तकर पर डिपेंड करता है।
तो विविक्तिकर का भी मैंने बताया कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तिकर का मतलब क्या हो गया, डी। अब आप डी का मान निकालेंगे। यदि डी का मान 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया, तो वहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर दो समान और वास्तविक हल मिलेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे दो समान आपके अल्फा और जो बीटा का जो मान आएगा वो दोनों समान होंगे, और दूसरी चीज़ कि इनका जो हल होगा वो वास्तविक होगा, और ये परिमेय होंगे। परिमेय अपरिमेय पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये याद रखना है कि यदि डी का मान 0 हो गया तो मूलों की प्रकृति समान हो जाती है और वास्तविक हो जाती है। लेकिन यदि वहीं डी का मान धनात्मक हो, पॉजिटिव हो और 0 से बड़ा हो, यदि 0 से बड़ा है तो वो दोनों समान तो रह नहीं गए, क्योंकि वो असमान हो गए। जब 0 के बराबर था तो समान था, तो 0 से बड़ा हो गया तो दोनों के दोनों जो अल्फा और बीटा आएंगे, जो दोनों मूल आएंगे, वो दोनों असमान हो जाएंगे और दोनों वास्तविक हल भी देंगे, दोनों का दोनों वास्तविक हल होगा। लेकिन यदि डी का मान जो है वो निगेटिव में चला गया, नकारात्मक में चला गया, तो उसका कोई वास्तविक में हल होगा ही नहीं। और जब हल नहीं होगा तो आप सिर्फ इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक काल्पनिक है, काल्पनिक हल होते हैं इसके, है ना, या परिकल्पित हल होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, बस आप इतना याद रखिएगा, जब भी डी का मान माइनस में आ गया तो वो 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इस कंडीशन में उसका कोई भी जो है वास्तविक हल नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इसका अवास्तविक हल होगा। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट में, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, ये वही आपका श्रीधराचार्य का नियम ही है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर हो गए, मूल बराबर होने का मतलब डी का मान क्या हो गया, 0, और जब डी का मान 0 हो गया तो आपको बस x का जो प्रत्येक मान होगा वो x बराबर माइनस बी बटा 2a होगा। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो है मूल दोनों बराबर हैं, और यदि दोनों मूल बराबर हैं तो डी का मान 0 हो गया, और डी का मान 0 हो गया तो माइनस बी बस बचा है, माइनस बी बटा 2a, बस फार्मूले में रख दीजिए, आपके दोनों के दोनों मूल निकल के चले आएंगे। क्लियर है। ठीक है, आइए पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, और यहाँ से आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, आप ये परीक्षा में ये पॉइंट बनते हैं। ठीक, पांचवें पॉइंट में द्विघात समीकरण बनेंगे, द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करिए, चाहे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करिए, और ये जो दिए गए हैं ये प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। चलिए इस पर ध्यान से देखते हैं। पहला कह रहा है कि यदि कोई संख्या यक्स है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, 1/x। यदि कोई संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5, उल्टा हो जाता है। यदि कोई संख्या 1/3 है तो वो उल्टा उसका व्युत्क्रम जो होता है वो 3/1 हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि धनात्मक क्रमागत संख्या, यदि आपको धनात्मक क्रमागत संख्याएं प्राप्त करना है तो पहली संख्या आपकी x होगी, फिर x+1, फिर x+2, x+3, x+4, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपसे 3 क्रमागत संख्या बोला है धनात्मक, तो x, x+1, x+2, बस ये 3 संख्याएं होंगी। 5 बोला है तो x लीजिए, दूसरा x+1, x+2, x+3, x+4, ये आपके 5 धनात्मक क्रमागत संख्या क्रम से। अब x का मान आप कुछ भी रख दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्रम से नंबर ही आएंगे। यदि आप x का मान 5 रख रहे हैं तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, फिर 5 2 7 हो जाएगा, फिर 6 7 8, इसी तरीके से क्रम से आएंगे। और यदि आपको बोल दिया क्रमागत सम या विषम संख्याएं, ऐसे प्रश्न पूछता है कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो 365 है, इस तरीके का जब प्रश्न पूछता है तो आपको ऐसा प्रश्न लगाना पड़ेगा। तो जब आपसे कहे कि ये क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या, तो वैसे केस में आपको जो पहला लेना है वो x लेना है, दूसरा x+2 लेना है, फिर x+4, फिर x+6, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब क्रमागत संख्याएं लेते हैं, नॉर्मली अब क्रमागत संख्या लेते हैं तो 1 2 3 4 जोड़ते हैं, और जब सम संख्या या विषम संख्या क्रम से लेते हैं तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से आगे जोड़कर संख्याओं को निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये सबको ही पता होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब, ये आपका आधार है और ये आपका लंब है, तो 1/2 आधार गुणे लंब हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित द्विघात समीकरण बन जाते हैं, और इससे संबंधित प्रश्न भी आपके इबारती प्रश्नों के द्वारा पूछे जाते हैं। आगे है आपका 7वां नंबर, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस पे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं।
तो क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। आप गए दुकान पे और 100 रुपया का कोई गैजेट लेके आ गए, तो 100 रुपया जो आपने उसको दिया, तो आपने कितने में खरीदा है? 100 रुपया में। तो वही है, आपने उसको जो 100 रुपया में खरीदा है, तो वो आपका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब उसी को आप यदि 200 में बेच दें, तो आपका वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। अब बात होती है लाभ कैसे होगा। यदि आप 100 रुपया का सामान खरीदे हैं और 200 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो आपको लाभ हो गया। मतलब आपको लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय में से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा, और हानि हो रहा है तो क्रय में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। प्रतिशत लाभ कभी कभी पूछ देता है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है जितने का लाभ हुआ है ना। मान लीजिए आप कोई सामान 20 रुपया का खरीद रहे हैं और 25 रुपया में बेच दिए हैं, तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपया का लाभ हुआ, तो 5 रुपया का लाभ 5 ऊपर लिखेंगे, और आपने खरीदा कितने में था? 20 रुपया में, तो नीचे 20 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, उतना ही परसेंटेज आपका प्रतिशत लाभ होता है। हानि, आपने 20 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेच दिया, फिर भी आपको 5 रुपया का तो हानि हुआ है। तो हानि बटे क्रय मूल्य, हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही होता है, और इस तरीके से हम निकालते हैं परसेंटेज। क्लियर है? तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 से संबंधित आने वाले सभी प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है? इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, समांतर श्रेणी है, और ये बहुत आसान चैप्टर है यदि आप इसको समझ जाएं एक बार तो। इसमें कितने फार्मूला हैं उसकी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि समांतर श्रेणी बनते कैसे हैं। समांतर श्रेणी से पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म में आता है, जो अंत में होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ पर ये जो ए है इसको कहा जाता है पहला पद, डी जो होता है इसको सार्वंतर कहा जाता है। और डी कैसे निकाला जाता है? यदि मान लीजिए कोई आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4, इसी तरीके से, तो डी जो होगा पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, फिर उसके बाद A3 में से A2 घटाएंगे, फिर उसके बाद A4 में से A3 घटाएंगे। इस तरीके से आप घटाते हुए चलेंगे। A3, A1 में से A2 घटाएंगे, सॉरी A2 में से A1, फिर उसके बाद A3 में से A2, और फिर उसके A4 में से A3। बिल्कुल सही है। और इस तरीके से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो ये जितने भी D का मान आएगा ना, सब बराबर होता है, और इसी को कहते हैं सार्वंतर। ठीक है। आगे है दूसरा पॉइंट, आपको ये याद रखना है कि यदि कभी भी आपसे कह रहा है कि किसी पद का nवां पद, यदि आपको nवां पद कहे चाहे अंतिम पद कहे, मतलब अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म L, तो दोनों का फार्मूला यही होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहे आपसे पूछे nवां पद तो भी आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चाहे आपसे कहे अंतिमवां पद तो भी आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि n पदों का योग, n पदों का योग फार्मूला याद है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसी में आपको ये भी याद रखना है कि a प्लस यल भी कर देंगे तो भी आपको कुल पदों का योग याद होगा। कुल पदों का योग किसको कहते हैं? एस एन को कहते हैं। तो n पदों का योग कहिए चाहे कुल पदों का योग कहिए, वो आपका एक ही चीज़ है, तो एस एन का मान निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए चौथे पॉइंट पे देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। जैसे आपसे ये कहा कि प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का हमको योग बता दीजिए। प्रथम मतलब 1 से, प्रथम का मतलब होता है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? तो n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ पे रख देंगे 10 गुणे 11 बटे में 2। तो ये n का मान की जगह 10 रख देंगे, तो आपका आंसर तुरंत निकल के चला जाएगा कि 1 से 10 तक कितना जोड़ेंगे भाई। तुरंत आपको पता चल जाएगा 1 से 10 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। अब मैं कहूँ 1 से 80 तक बता दीजिए, प्रथम 80 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो है योगफल हमको बताइए। तो 80 संख्या है टोटल, ये प्रथम से कहा है तो 80 संख्या है, तो 80 गुणे 81 बटे 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालते हैं। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 5 में देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है समांतर श्रेणी में पदों का चयन जो होता है वो कैसे होता है। समांतर श्रेणी में पदों का चयन, इसमें आपको यदि आपको 3 पदों का चयन करने के लिए कहा है, यदि आपसे ये कहता है कि समांतर श्रेणी के जो 3 पद हैं वो इस प्रकार हैं, तो आपको सबसे पहला मानना पड़ेगा a माइनस डी, फिर दूसरा मानना पड़ेगा a, और तीसरा मानना पड़ेगा a प्लस डी। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। 4 पदों का यदि चयन के लिए कहा जा रहा है, तो 4 पदों का चयन के लिए आप याद रखेंगे, पहला आपका a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d होता है।
5 पदों का योग के लिए कहेगा तो आपको ये याद रखना है a माइनस टू डी, ए माइनस डी, फिर a आएगा, फिर a प्लस डी, ए प्लस टू डी। इस तरीके से आपका ये चयन होता है इन टर्म का, पदों का। ठीक। और यदि आपसे ये कहा जाए कि a और b दो पूर्णांक हैं तो इनके बीच का समांतर माध्य बताइए, या ऐसा कहेगा a और b के समांतर माध्य, तो a और b को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, समांतर माध्य निकल के चला आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका चैप्टर नंबर निर्देशांक ज्यामिति, तो आपका ये जो है कंप्लीट हो गया। एलजेब्रा का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र याद रखना है। किसका सूत्र याद रखना है? दूरी का सूत्र याद रखना है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर ये जो P बिंदु है इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है। तो यहाँ पर जो दूरी का फार्मूला बनता है, तो P से Q तक की दूरी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y1 x1 y2 ये सभी का मान P और Q के बिंदुओं के रूप में दे रखा है। तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। मूल बिंदु से दूरी, यदि मूल बिंदु से, ऐसा कह रहा है कि मूल बिंदु से एक बिंदु की दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स और वाई उस P बिंदु के निर्देशांक हैं। एक्स वाई किसके निर्देशांक है? जो P बिंदु से है। मूल बिंदु के तो निर्देशांक 0 और 0 हो जाएगा, ये O हो गया, और मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसको याद रखिए, आपसे डायरेक्ट सवाल में कहेगा कि मूल बिंदु से एक बिंदु है -3, 4, इसका बता दीजिए कि इनके बीच में दूरी कितनी होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे, तुरंत आंसर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि खंड सूत्र, इसी को कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? अंतः विभाजन सूत्र या खंड सूत्र। तो अब खंड सूत्र में क्या होता है, ध्यान से देखिए। दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु आपका A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक x2 y2 है। तो यहाँ पर ये जो P बिंदु है बीच में, यहाँ पर ये m रेशियो n में इसको डिवाइड करता है, मतलब ये हो सकता है ये किसी और अनुपात में हो, m रेशियो n अनुपात में डिवाइड कर रहा है, और ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक xy है। तो आप यहाँ पर हमको ये बताना कि बिंदु P जो है वो उसके x और y के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, x बराबर हो जाएगा आपका m x2, m फिर x2, फिर उसके बाद प्लस n x1 बटे में m प्लस 1, ये m प्लस 1, फिर y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ये आपका क्या हो जाएगा, P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो आपको कभी कभी प्रश्न में P बिंदु का निर्देशांक पूछता है, तो कभी A बिंदु का पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, तो आप इसी फार्मूला में रखेंगे, आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे तो मध्य बिंदु का सूत्र। कभी कभी मध्य बिंदु का मतलब होता है कि m और n का जो रेशियो है वो 1 और 1। देखिए मध्य बिंदु का मतलब है कि बीच से बिल्कुल बराबर इधर, बिल्कुल बराबर इधर, तभी तो मध्य बिंदु में होगा। तो इसका मतलब m और n का जो रेशियो होता है यहाँ पर 1 रेशियो 1 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे m और n का मान नहीं लिखते हैं। तो वहीं P बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2, और y बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2 हो जाएगा। अब ये 2 नीचे क्यों हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने अभी आपने देखा कि यहाँ पर m प्लस n है, 1 1 रख देंगे दोनों का मान, तो ये तुरंत अपने में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए नीचे इसके 2 रखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर पता करते हैं संरेखी। आपको दूरी का फार्मूला याद रहना चाहिए, दूरी से जो है प्रश्न बनते हैं और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए संरेखीय का मतलब ये होता है कि आपको 3 बिंदु दिए गए रहेंगे। कितने बिंदु दिए रहेंगे? 3 बिंदु दिए रहेंगे। यदि 3 बिंदु दिए हैं तो आपको याद रखना है कि दो दूरियों का जो योगफल होगा वो तीसरी दूरी के बराबर हो, यही तो संरेखीय है। मतलब यहाँ पे देखिए ए से बी की दूरी, जैसे ए बी और सी है, तो ए से बी की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, फिर बी से सी तक जो दूरी होगी वो निकालिए, फिर ए से सी तक दूरी निकालिए। यदि ए, तो इसमें क्या बनना चाहिए, तब तीनों की दूरी आप निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या, इन तीनों की दूरियों का मान सी ए के बराबर है। बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी, तीनों में से
कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे, यदि ये कोई भी फॉलो हो गया, बराबर हो गया सी के, ए बी के या बी सी के, तो अपने आप वो संरेखीय हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ ये संरेखीय है। यदि बराबर नहीं हुआ तो संरेखीय नहीं होगा। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूलेज लिखे गए हैं और ये आपके दूरी से संबंधित ही हैं। आपको दूरी का याद रहेगा तो ये आराम से निकालेंगे। तो दिया क्या जाएगा, 3 बिंदु आपको दे दिए जाएंगे। तो कहेगा कि आप हमको ये बताइए क्या ये समद्विबाहुत त्रिभुज बना रहे हैं क्या तीनों बिंदु। तो यदि ऐसे बना रहे होंगे तो एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर होगा, एक बिंदु यहाँ पर, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होनी चाहिए। मतलब ए बी और ए सी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन बी सी इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी सी इसके बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज तभी बनता है जब 3 बिंदु दिए हों और उनसे ए बी बराबर ए सी हो जाए लेकिन बी सी के बराबर नहीं हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। उसी हिसाब से आपको सभी के फार्मूले के हिसाब से रखना होगा। जैसे आपसे कहा गया कि आयत बताइए, क्या ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं इसमें 4 बिंदु दिए जाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा क्या ये आयत है। तो आयत के लिए आपको ए से बी तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, सी से डी तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। यदि वो बराबर हो गए तो आगे देखेंगे बी से सी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी। यदि वो बराबर हो गए तो फिर आपको देखना पड़ेगा ए और सी के बीच की दूरी और बी और डी के बीच की दूरी। सबकी दूरी निकालनी पड़ेगी और दूरी निकालने के बाद उसमें आपको मान रखना पड़ेगा। इसका मान रखना पड़ेगा, ये आपको ए बी बराबर सी डी है कि नहीं, बी सी बराबर ए डी है कि नहीं, ए सी बराबर बी डी है कि नहीं। यदि ये फॉलो हो गया तो वो आयत है, नहीं फॉलो हुआ तो आयत नहीं है। वर्ग के लिए आपको 4 बिंदु दिए जाएंगे ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी बी सी और ए डी ये चारों आपस में बराबर होने चाहिए, सबकी दूरियों का मान बराबर आना चाहिए। और ए सी और बी डी तो बराबर होने चाहिए। ए सी और बी डी उसके विकर्ण हो जाते हैं, चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो। समचतुर्भुज के केस में 4 बिंदु तो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर सभी का मान यदि ए बी सी डी बी सी और डी ये सभी बराबर हो गए तो इसका मतलब वो समचतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी ए और ए सी ए डी के बराबर नहीं होगा, तो वो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। समदूरस्थ का मतलब ये होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। तो कह रहा है कि आप बताइए क्या ये समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ के लिए यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पी बिंदु है, ये ए है और ये बी है। तो ए से पी तक की जो दूरी होनी चाहिए समान दूरी पर ही पी से बी तक होना चाहिए। मतलब ए पी बराबर पी बी होना चाहिए। और यही दिखाता है कि ये क्या है, समदूरस्थ है। क्या है ये, समदूरस्थ है। तो ए पी बराबर पी वी निकाल लीजिए, दोनों बराबर हैं तो वो समदूरस्थ होगा। समान दूरी पे दोनों के दोनों बिंदु स्थित होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। देखिए त्रिभुज में तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज में आपको ये सीखना है कि इसमें जो साइड बाई साइड एंगल साइड 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 एंगल एंगल ये जो दिए गए हैं इनके कसौटियों को प्रूव करना आना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें फिर भी बता दे रहा हूँ। फार्मूला से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रमेय है, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है। इसी को थेल्स प्रमेय कहते हैं। ये पता रहेगा तभी तो आप कुछ चीज़ें प्रूव कर पाएंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। चित्र यही है दोनों के लिए और इसका विलोम भी होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बीपीटी प्रमेय, बीपीटी है ना। तो इसका विलोम भी यही होता है। देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि डी ई और बी सी दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं यदि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे क्या हो ई सी है तो डी ई और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, या तो ये कहें बीपीटी कहते हैं और बीपीटी का विलोम कहते हैं। आगे बात करते हैं समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या क्या होती हैं। तो समरूपता होने के लिए दो त्रिभुजों के बीच में उनके एंगल 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 यदि समान हो गए तो वो समरूप हो जाएंगी। यदि साइड 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 भी बराबर हो गए, उनका अनुपात बराबर हो गया तो भी वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यदि साइड एंगल और साइड का अनुपात बराबर हो गया तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। और एंगल एंगल बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है जब दो किसी भी त्रिभुज के दो एंगल जो हैं बराबर हैं, उनका अनुपात बराबर है तो तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाएगा। अब याद रखिए कि ये जो कसौटियाँ तीनों दे दी गई हैं,
हालांकि 4 हैं लेकिन 3 को ही समझिए। जब ये चारों को आपको प्रूव करना आना चाहिए, आपके परीक्षा में प्रूव करने के लिए इन्हीं कसौटियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यह पॉइंट नंबर 4 आपको त्रिभुज से याद रखना है कि यदि एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनाया गया जहाँ पर बी 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये जो इसको समद्विभाजित करता है और डी पर जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आपको मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। तो ऐसे केस में बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाता है सी डी बराबर ए सी, ए बी का स्क्वायर हो जाता है ए डी बराबर ए डी इंटू ए सी, बी डी का स्क्वायर हो जाता है ए डी गुणे डी सी, और ए बी गुणे बी सी बराबर हो जाता है ए सी गुणे डी बी। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको परीक्षा में ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ देगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी 90 जो 90 डिग्री पे है वो बी है, और बी से कर्ण ए सी पर एक 90 का जो है लंब खींचा जाता है, तो आप हमको ये बताइए कि निम्न में से कौन सा सही है। तो ये 4 ही, हालांकि बनते हैं 6 लेकिन ये 4 ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए। तो ये जो 4 हैं ये आपको याद रहना चाहिए, आपके ऑप्शन में इन्हीं में से कोई एक मिलेगा, तो हो सकता है आपके एमसीक्यू में ऐसे प्रश्न आ जाए, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और ये सवाल को सॉल्व करने में भी मदद करते हैं। तो ये रहा आपका त्रिभुज। त्रिभुज से इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरम है, वो आपको प्रूव करना है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ फार्मूले की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय से देखते हैं कितने फार्मूले आपके त्रिकोणमिति के लिए इंपॉर्टेंट हैं। त्रिकोणमिति के लिए कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, बस उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात आपको आना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप पढ़ते पढ़ते इतना तो आइडिया लगा ही लिए होंगे कि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, या कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होते हैं ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। लाल बट्टे कक्का के विषय में आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और यहाँ पर के का मतलब होता है कर्ण। तो आप देखिए पहले साइन रख लीजिए, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन बराबर लंब बटा आधार। इसी तरीके से जब टेन का आपको पता चल गया कि लंब बटा आधार होता है, तो कॉट उसका उल्टा होता है तो आधार बटा लंब कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या है, कर्ण है, लंब बटा कर्ण है। तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का देखिए लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा उल्टा होता है तो कर्ण बटा में लंब कर दिए। इस तरीके से आपको सबका याद रखना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा जो उसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का से भी आप याद रख सकते हैं, और ये बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। त्रिकोणमिति का सवाल आपको इससे ही मिलेगा, और ये आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति अनुपात याद होना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात ये कि साइन और कास के जो मान होते हैं वो हमेशा 1 से कम होते हैं, या तो 1 के बराबर होते हैं, या तो 1 से कम होंगे या तो 1 के बराबर होगा साइन का और कॉस का मान। उसी तरीके से तो उल कोसेक और सेक का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है। 1 से अधिक हो जाएगा या 1 के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान भी आपको याद होने चाहिए कि साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो साइन का उल्टा हमेशा याद रखेंगे। साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है, और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, और टैन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। तो यदि साइन 30 अंश का मान, यदि साइन 30 अंश का मान, मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। यदि साइन 30 अंश का मान जो है वो कितना है, साइन 30 अंश का मान 1/2, 1/2 है। साइन 30 अंश का मान 1/2। तो आपसे पूछा जाए कोसेक 30 अंश का मान, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो इसका 2/1 हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2। तो इसी तरीके से ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो यदि साइन 0 अंश का मान ये जो क्रम इधर से जाता है तो कॉस के लिए किधर जाता है, इधर जाता है ना। टैन के लिए इधर जाता है तो कॉस के लिए वहीं इधर पलट जाता है।
और सेक के लिए आप इधर लेके जाएंगे तो कोसेक के लिए आप इधर पलट जाएंगे। सेम सारी चीज़ें होती हैं। अब 3 याद कर लेंगे तो 3 अपने आप से याद हो जाएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है याद करना। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी सवाल को प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एक तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा याद रखना है, और दूसरा याद रखना है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जाहिर सी बात है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, है ना। यदि आपको ये नहीं याद हो रहे हैं तो आप ये याद कर लीजिए तीनों, है ना, कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कर देंगे तो 1 आता है। उसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से टैन थीटा और कॉट थीटा का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। अब यदि साइन को यहीं रहने दे, कोसेक को उस तरफ भेजें तो 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक को यहीं रहने दे, साइन को उस तरफ भेजेंगे तो भी 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से दोनों का मान अपोजिट हो जाते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहीं से मैं आपको बताता हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध होता है वो विपरीत का होता है, इनवर्स का होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। इस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में संबंध आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हालांकि ये सिलेबस से कट गए हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। त्रिकोणमिति सीखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति, साइन, जब भी आप साइन 90 में से थीटा को घटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। और जब भी अब देखिए कॉस थीटा के तो कोसेक को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक ही आएगा ना। साइन का उल्टा कोसेक, तो से कॉस का उल्टा सेक। कॉस 90 माइनस थीटा में से घटाएंगे तो साइन थीटा है। साइन में से घटाएंगे 90 माइनस थीटा तो कॉस आएगा। कॉस में से घटाएंगे तो साइन आएगा। तो उसी तरीके से आप सेक में से घटाएंगे तो कोसेक आएगा, और कोसेक में से घटाएंगे तो सेक आएगा। तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो टैन 90 माइनस थीटा में से घटाएंगे तो कॉट थीटा आएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा में से घटाएंगे तो आपका टैन थीटा आएगा। इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है कि यदि साइन आपको 90 माइनस 60 अंश प्राप्त करने हैं तो आप इसको कॉस 60 अंश के बराबर मान सकते हैं। तो साइन 90 माइनस 60, साइन 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 30 अंश का मान वो बराबर होता है कॉस 60 अंश के, बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तो यही आपको वो बताना चाह रहा है। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। ये कुछ फार्मूला हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, इसको याद रखेंगे कि साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, या तो साइन 2 बराबर ही होता है 2 tan a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। याद रखना है, हमेशा याद रखना है, cos 2a बराबर यदि tan के रूप में लिखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यदि tan 2a बराबर देखना है तो 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये बिल्कुल साइन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सभी जो 2a का फार्मूला है याद रखना। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब सिलेबस से थोड़े से हटे हुए हैं, लेकिन आप जब त्रिकोणमितीय अनुपात को सॉल्व करेंगे तो बिना इसके आप सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत जगह पे इनका काम लगता है और आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अब ये कहाँ से आ गया, साइन 2a लिखा है, tan 2a हम लोग को तो कभी पढ़ा ही नहीं, अब इसका कैसे कंपेरिजन करें। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, आपको ये इसका याद रखना पड़ेगा इसको हमेशा के लिए। ठीक, काम आपका आसान हो जाएगा। चलिए, अब मैं त्रिकोणमिति का एक बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये फार्मूला बता रहा हूँ। ये जो तीनों हैं ये पूरे जड़ हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा सेक, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, ये जो आपने अभी पढ़ा तीनों के तीनों, ये आपके त्रिकोणमिति की जान है, और इनको सॉल्व करने के लिए, किसी भी सवाल को प्रूव करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी आपने जितने भी अनुपातिक वाले, tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सब जितने भी पढ़े हैं उस सब का काम यहाँ पर लगेगा। अब ये मैंने इधर क्या लिखा है, बस इसी को कॉस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसी का वो
परिवर्तित रूप है। 1+tan² तो आप ये देखिए tan को यदि आप इस तरफ भेज दें तो tan sec² माइनस tan² बराबर 1। उसी तरीके से cosec² माइनस cot² बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण जानना है, बाकी इसमें कुछ और है नहीं। जहाँ तक उम्मीद है आपको ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्नयन कोण कैसे कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा से किसी वस्तु पर कोई एक कार जा रही है, किसी वस्तु पर जो हम लोगों की दृष्टि रेखा बनती है, तो वहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसको कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर तो कार जा रही थी और यहाँ पे जहाज जा रहा है, तो जहाज के बीच में और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन अवनमन कोण किसे कहते हैं, जो ये क्षैतिज रेखा है, ये कार तो जा रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है ये थीटा बनता है, यही अवनमन कोण होता है। अब मान लीजिए आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये जो दृष्टि रेखा है, तो ये जो कोण बना ये क्या बना, अवनमन कोण बन गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में जो यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण और जो यहाँ पर बनेगा उन्नयन कोण। तो आपको ये पता ही होगा, जब आप सरल रेखा कक्षा 9 में पढ़े होंगे, तो जब भी कोई दो समान पैरेलल लाइन बनते हैं और उनको एक रेखा जो है बाइसेक्ट करती है, काटती हुई जाती है, तो उनका जो ये एकांतर कोण होता है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसको एकांतर कोण कहते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। इसलिए जो अवनमन कोण यहाँ पर बनता है वो यहाँ आकर क्या बन जाता है, वो बन जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो सवाल को लगाने में और सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो इससे इस चैप्टर से बस इतना ही देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 पे चलेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पे चलते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम लोग ये देखेंगे कि पहले तो आपको ये समझना है, ये एक वृत्त है, वृत्त में यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से किसी भी परिधि, ये जो लाइन बनी हुई इसको कहते हैं परिधि, इसको क्या कहते हैं, परिधि। तो वृत्त से परिधि पर कहीं पर भी सेंटर से, ये केंद्र है, केंद्र से कहीं पर भी आप मिलाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और उसके बाद ये केंद्र से न जाते हुए कोई लाइन है जो वृत्त के दो भागों पर टच कर रही है, छू रही है, तो उसको हम लोग जीवा कहते हैं। और यदि सेंटर से होकर दो त्रिज्याएं मिलकर एक सबसे बड़ी रेखा बनाती है वृत्त की, तो वो व्यास बनता है और ये आपका त्रिज्या हो गया। परिधि किसे कहते हैं, ये जो वृत्त का चारों तरफ का ये जो भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं तो इतना जानते होंगे। जीवा परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये मैं इसलिए यहाँ पर अलग से इसको नोट किया हूँ क्योंकि आपके परीक्षा में एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा है कि जीवा क्या होता है। तो परिधि पर दो बिंदुओं पर, या तो वृत्त पर भी कह सकते हैं कि वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बस बटे में 2 आधा कर देंगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल है तो πr² बटे 2। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो πr + 2r। इसका रीजन ये है कि जो वृत्त इस तरीके से था, इसका परिधि कितना था, 2πr। लेकिन जब आप इस वृत्त को आधा कर दिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक आर बढ़ गया, तो 2πr का जब आप आधा कर दिए तो ये हो गया 2 से 2 कट कर πr। लेकिन यहाँ पर ये r से r 2 मिल गया, मतलब 2r एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर बचा क्या, πr + 2r। तो ये अर्धवृत्त का परिधि होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे है दूसरा, चाप किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। किसी भी, कोई भी, मान लीजिए ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम माने तो ये वाला जो सतत भाग है केंद्र से, तो ये आपका होता है चाप होता है। ठीक है, जो 180 अंश से कम का कोण बनाता है उसे लघु चाप कहेंगे, और जितने भी अन्य चाप बच गए उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे आप पढ़ेंगे त्रिज्यखंड के विषय में और फिर पढ़ेंगे वृत्तखंड के विषय में। त्रिज्यखंड ध्यान समझ लीजिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर। त्रिज्यखंड जो होता है वो किसी चाप पर ऐसे करके बना होता है, तो ये जो होता है त्रिज्यखंड होता है। और वृत्तखंड कोई भी आप एक जीवा खींच दीजिए, तो ये जो बड़ा वाला भाग है इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और ये है वृत्तखंड, मतलब वृत्त का खंड हो जाना, छोटा हो जाना। तो आपको समझ में आया होगा, ये त्रिज्यखंड होता है और ये क्या होता है, वृत्तखंड होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए ध्यान से समझिए। पहली बात तो वृत्तखंड, त्रिज्यखंड पे बात करेंगे। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 πr² होता है, त्रिज्यखंड। अब देखिए, जब तक कहा नहीं जाए
कि आपको लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो नहीं कहा गया, आपको सिर्फ इतना कहा गया त्रिज्यखंड का, तो आपको हमेशा लघु को ही फॉलो करना है, दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड को फॉलो नहीं करना है। तो यहाँ पर यदि कहा गया कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यदि ऐसे भी कहा गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो भी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई कितनी है? लघु त्रिज्यखंड की लंबाई तो ये है थीटा बटे 360 2 पाई आर। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई का मतलब यहाँ से ये भाग, फिर यहाँ से ये दोनों की दोनों त्रिज्याएं, ये जो रेड कलर से देख रहे हैं ये है लघु त्रिज्यखंड की लंबाई, जिसे हम लोग परिधि भी कह सकते हैं, परिमाप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। यदि हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए ये थीटा है, तो जाहिर सी बात है ये कितना बचा? ये थीटा माइनस 360 बच गया, 360 माइनस थीटा बच गया, तो बस थीटा के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे 360 माइनस थीटा, बाकी क्षेत्रफल वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, थीटा माइनस 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और दीर्घ त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई हो जाएगा, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर 360 माइनस थीटा कर देंगे और गुणे में 2 पाई आर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड के ये दो फार्मूले होते हैं। वृत्तखंड, ये जो यहाँ पे ये रेड कलर से मैं कर रहा हूँ यही आपका है क्या? वृत्तखंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। अब देखिए तो ये यहाँ पर एक जो रेड कलर से किया गया है ये लघु वृत्तखंड है, चाहे आपसे लघु वृत्तखंड कहा जाए या सिर्फ और सिर्फ वृत्तखंड कहा जाए, दोनों का फॉर्मूला एक होगा कि लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु त्रिज्यखंड क्या है? लघु त्रिज्यखंड ये पूरा जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये पूरा लघु त्रिज्यखंड है। और इसमें से हम लोग जीवा और त्रिज्या, तो जीवा क्या है? जीवा है इसमें, आपका ध्यान से देखेंगे तो ये हो गई यहाँ से जीवा, ये क्या हो गई? जीवा हो गई, ये हो गई जीवा। और जीवा और त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आपका ये वाला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या। इससे बने जो त्रिभुज हैं, यदि इसमें से आप माइनस कर दे रहे हैं, इसमें से किसको माइनस कर दे रहे हैं? इनके क्षेत्रफल को, ठीक है, तो आपका क्या निकल के चला आएगा? लघु वृत्तखंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट फिर निकल के चला आएगा, ये वाला। क्लियर है? तो अब देखिए यही है, तो आपको यहाँ पर ध्यान समझना होगा कि एक मिनट, कि त्रिज्याओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है। तो ये जो इस त्रिभुज का जो यहाँ पे थीटा दिया रहेगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकालेंगे कि जो त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होगा आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। थीटा का मान दिया होगा, और यदि थीटा का मान दिया है तो आप साइन थीटा की जगह पे रखेंगे, त्रिज्या का मान दिया होगा त्रिज्या पे रखेंगे आर स्क्वायर की जगह पे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। और यदि ये पूरा का पूरा बड़ा सा वृत्त है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा जो पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से आप ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल यदि आप घटा दिए तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोट करके बता दिया है कि जब तक कहा न जाए, है ना, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड होंगे, आपको अन्यथा जब तक कहा नहीं जाता है तो वो हमेशा, चाहे वो वृत्तखंड कहा जाए, चाहे दीर्घखंड वृत्तखंड कहा जाए, चाहे वो त्रिज्यखंड कहा जाए, वो हमेशा लघु ही होंगे जब तक वो कहा नहीं जाता कि ये दीर्घ है या लघु है। कभी कभी आपको थीटा नहीं दिया रहता है तो उस समय आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जब थीटा ना दिया रहे तो उस समय आपको एल, मतलब वो लंबाई दी रही होगी, कौन सा? एल का मतलब वो त्रिज्यखंड का बना हुआ चारों तरफ का लंबाई है वो दिया गया होगा, उसमें त्रिज्या बटे 2 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। जहाँ एल जो है वो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, एल क्या है? चाप की लंबाई। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है तो ये वृत्त का यहाँ से यहाँ तक ये जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो गया, तो ये चाप की लंबाई हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो आपको वृत्त के क्षेत्रफल से यही, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यही 2-3 फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे चैप्टर नंबर 11 से वृत्त। अब चैप्टर जो भी हो, चैप्टर नंबर वृत्त देखने जा रहे हैं, वृत्त से संबंधित प्रश्न देखने जा रहे हैं।
सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूछा जा सकता है, तो अब इंपॉर्टेंट है। छेदक रेखा देखिए, ये यहाँ पर ये जो बिंदु है, देखिए वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए पी और क्यू जो ये रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जब भी किसी वृत्त के केवल एक बिंदु पर, मतलब जो ये रेखा खींची गई है इसका एक बिंदु और इस वृत्त का एक बिंदु, दोनों के दोनों उभयनिष्ठ हो जाएं, तो वही बिंदु कहलाती है स्पर्श। उस बिंदु पर खींची गई जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है और वो बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाती है ना। तो यहाँ पर भी आप इसमें बहुत कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अभी इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जाहिर सी बात है, एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में खींची जा सकती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग समांतर खींचें तो यहाँ पर इसके बाद समांतर एक यहाँ पर करेंगे तो छेदक रेखा बन जाएगी। ये सभी के सभी छेदक रेखा, लेकिन यहाँ पर खींच देंगे तो ये स्पर्श, मतलब यहाँ पर यदि केंद्र होगा तो सेंटर के इधर और सेंटर के इधर ही दो ही स्पर्श रेखाएं पैरेलल में खींची जा सकती हैं, समांतर में इसी तरीके से खींची जा सकती हैं और दोनों सेंटर केंद्र के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर है? अच्छा, ये क्या बराबर दिशा बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल बराबर होंगे केंद्र से। अब यहाँ पर आपको प्रमेय जानना है और जितने भी प्रमेय हैं आपको मैं यहाँ पे नोट इसलिए कर दिया क्योंकि आपका माइंड में क्लिक रहे, लेकिन प्रमेय जितना भी मैं बता रहा हूँ सबको प्रूव करना आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट प्रमेय कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा एक्स वाई और स्पर्श बिंदु पी से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यदि कोई वृत्त है ना, इस वृत्त के किसी बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, तो ये जो एक्स वाई रेखा है ये स्पर्श बिंदु P पर इससे होकर जा रही है और यहाँ पर त्रिज्या से लंब डाला गया है इस पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो OP होगा, ये वाली लाइन, ये लंब होगा किस पे? एक्स वाई पे, और ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही प्रमेय नंबर फर्स्ट है और आपको ये प्रूव करना आना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कोई स्पर्श रेखा है इस तरीके से, ये इसका भी आप देख सकते हैं और यहाँ से ये जो है क्या है? लंब हो जाएगा, जिस प्रकार हमने अभी थ्योरम नंबर फर्स्ट में पढ़ा। तो यहाँ से यदि ये लंब हो गया तो ये बन जाता है कर्ण। ये क्या बन जाता है? कर्ण बन जाएगा। ये आधार बन जाएगा और ये आपका लंब बन जाएगा। ये बन जाएगा तो आप यहाँ पर एक बात याद रख सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ क्यू का स्क्वायर। इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से ये जान सकते हैं। अब ये परीक्षा में आपको एक नंबर में पूछा जाता है कि बताइए यदि एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे लंब 3 सेंटीमीटर दिया है, आधार उसका 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब पी क्यू की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, ओ क्यू की 3 दिया है, तो बताइए ओ पी की लंबाई कितनी होगी? तो ओ पी का मान निकाल लीजिए कर्ण स्क्वायर करके, आंसर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में प्रमेय नंबर 2, दो ही प्रमेय हैं इसमें। दूसरा प्रमेय क्या कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। यदि आप एक वृत्त है, इस वृत्त से आप किसी बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दिए और उससे फिर एक और स्पर्श रेखा खींच रहे हैं दूसरी तरफ, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जहाँ पर मिल रही हैं तो वो वहाँ तक की लंबाई बिल्कुल समान होंगी। मतलब यहाँ पर ए और पी की जो लंबाई है, बी और पी की जो लंबाई है, दोनों बराबर हो जाएंगी। अच्छा, एक बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा में बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से ये स्पर्श रेखा बन गया और ये बन गया बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम मान लेते हैं कि ये सेंटर है और यहाँ से इस पर ये एक त्रिज्या है, यहाँ पर इस पर एक त्रिज्या है, तो ये बन गया 90 डिग्री का कोण और ये भी बन गया 90 डिग्री का कोण। यदि ये दोनों 90 डिग्री कोण बन गया तो यहाँ पर एक रेखा खींची जाएगी कि नहीं खींची जाएगी? तो इसके हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा, इसके हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में ये P, ये A और ये B, इन दोनों त्रिभुजों में ये रेखा कॉमन हो जाएगी। कॉमन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर कॉमन हो जाएगी। तो कॉमन हो जाएगी तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे और इस कंडीशन में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर हो जाएगा और ये लाइन जो है इस एंगल P को क्या कर सकती है? समद्विभाजक होता है। OP जो है एंगल PAB का समद्विभाजक होता है और AOP बराबर BOP। AOP ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय नंबर 2 से ये बातें आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि यदि कोई बिंदु P के अंदर स्थित हो तो वहाँ से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा बाहर से ही खींच सकते हैं। और यदि कोई बिंदु P है जो कि वृत्त पर ही स्थित है, उसके सर्कल पर ही स्थित है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि कहीं बाहर भी स्थित है तो उससे मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण जो परिणाम होते हैं उसको देख लेते हैं। अब ये किसके काम में आएंगे? जब आप कोई चीज़ प्रूव करने लगते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे वृत्त के महत्वपूर्ण परिणाम हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। पहला पॉइंट ये कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से यहाँ पर एक जीवा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया यदि लंब है तो इसका मतलब यहाँ से ये भाग और ये भाग दोनों बराबर भागों में काटता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये दोनों आपस में एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि यदि आपको यहाँ पे दोनों बराबर भागों में एक जीवा काट दिया जाए, यहाँ से एक लंब खींच दिया जाए तो दोनों लंब होंगे। तीसरा बात यह कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं तथा केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर कैसा कोण बनाती हैं? समान कोण बनाती हैं। ठीक है, तो समान कोण बनाती हैं। जैसे यहाँ पर ये वृत्त देखेंगे, ये वाला जो वृत्त बना हुआ है इसमें आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो वृत्त बना है इधर, तो ये जो वृत्त बना है इसमें यहाँ से केंद्र से ये एक जीवा खींची गई, ये एक जीवा खींची गई है। और यहाँ पर जीवा से सेंटर तक मिलाया जाए, जीवा से सेंटर तक मिलाया गया तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं, यही कहा जा रहा है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये कोण हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। इसमें जितने भी यहाँ बनाएंगे सभी के सभी क्या होंगे? समकोण ही होंगे। अर्धवृत्त मतलब वृत्त के जो होते हैं आधा कर दिया जाए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज, जब भी किसी वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया जाता है तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और वहाँ पर आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है। इनका कोण और इनका कोण योग जो होगा 180 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपका हो गया वृत्त से संबंधित। अब हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे चलेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि फार्मूला याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। घनाभ क्या होता है? क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड का मतलब इसका आयतन जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट में होता है। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। ठीक, क्यूब क्या होता है? इसमें सभी भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं, इसलिए आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा? आयतन जो होगा वो एक क्यूब हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ 6A स्क्वायर हो जाएगा और विकर्ण जो होगा वो अंडर रूट 3A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। ये बेलन के लिए, सिलेंडर के लिए। शंकु के लिए जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और इस एल का मान जो निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ। जब हम लोग क्लास में पढ़े थे तो हम लोगों को अच्छी तरीके से ये पता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोग एक बार मैथ पढ़े हैं और आपको चीज़ें जो हैं पता है। पांचवा है गोला। गोला मतलब स्फेयर होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्यूब हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अर्धगोला जो होता है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर से ही ज़्यादा प्रश्न आता है, गोला से तो बहुत कम आता है। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वक्र पृष्ठ का क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा आपके इस चैप्टर का। अब हम लोग देखेंगे सांख्यिकी चैप्टर का जो है फार्मूला। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए।
तो सांख्यिकी चैप्टर में आपको 3 चीज़ें दी गई हैं। एक तो माध्य निकालने के लिए दिया गया है, और एक आपको माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए, और एक बहुलक निकालने के लिए। तीनों के फार्मूलों को देखेंगे। सबसे पहले आपको समांतर माध्य या माध्य या औसत निकालना है, तो क्या करेंगे? तो समांतर माध्य को ही माध्य कहते हैं। आपको समांतर माध्य कहा जाए, माध्य कहा जाए, औसत कहा जाए, एक ही चीज़ है। तो इसके 3 विधि होते हैं, हमको सिर्फ 2 विधियों पर देखना है। प्रत्यक्ष विधि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे ज़्यादा ही प्रश्न आता है। अब प्रत्यक्ष विधि, इसमें क्या होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में एफ आई, जहाँ पर एक्स आई आंकड़े होते हैं और एफ आई बारंबारता होता है। कल्पित माध्य विधि में फार्मूले में ए जो होता है ये कल्पित माध्य होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो जाता है और सिग्मा एफ आई हो जाता है। यहाँ पर डी आई जो होता है वो एक्स आई में से कल्पित माध्य, मतलब ए को आप घटा देंगे तब मिलता है। क्लियर है? चलिए दूसरा बात करेंगे बहुलक का। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ पर ये जो एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो भी आपके बहुलक वर्ग मतलब जो उसमें बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या होगी वहीं आपका बहुलक मिलेगा, और बहुलक वर्ग वहीं आपका f1 मिलता है। उसके एक अभी h जो होता है वही वर्ग अंतराल की माप हो जाएगी। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है, f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, और f2 जो है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता है। माध्यक या माध्यिका मीडियन के लिए जब आंकड़े दिए गए हों और फिर उनको घटते या बढ़ते क्रम में दिया जाए। माध्यक और माध्यिका में आपको डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ना कि 7, 8, 9, 10, 12, 15 जो है 0, 3, 4, ये जो है आपको आंकड़े दिए गए हैं, इसका हमको माध्यक निकाल के बता दीजिए या माध्यिका निकाल के बता दीजिए। तो ऐसे में आप उन सभी को पहले आप घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 3, 7, 2, 5, 4। तो ऐसे में करना क्या है, पहले इन सबको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। मान लीजिए हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं 2, 3, 4, 5, फिर 7 आएगा, लिख दिए। अब आपको ये देखना है कि इसकी संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 है, मतलब विषम है। और यन यदि विषम हो तो माध्यक क्या होगा? 5 5 प्लस 1/2, वहीं वहाँ वाला पद हो जाएगा। मतलब 5 प्लस 1/2, 5 1 6 और 6/2 मतलब तीनवां पद। तीसरा पद कौन है? 1, 2, 3, तीसरा पद 4 है, तो यही हो जाएगा विषम। लेकिन यहाँ पर यदि एक संख्या, कोई भी एक संख्या मान लीजिए आप ये 7 नहीं दिया रहे, 7 नहीं दिया है, तो क्या करेंगे भाई? तो आप ये करेंगे कि इसको पहले वही करेंगे, बढ़ते या घटते क्रम में लगाइए। फिर जैसे ही आपने लगा दिया तो देखिए, गिनिए इसको, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पद हैं। तो 4 का मतलब n जो है वो सम हो गया। तो यहाँ पर हर जगह पे 4/2 वहाँ पद प्लस 4/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2। 4/2 मतलब दूसरा पद। पहले दूसरा पद देख लीजिए कौन सा है? 3 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये दूसरा पद क्या है? 3 है। प्लस 4, यहाँ 2 1 3, तीसरा पद, तीसरा पद क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा बटे 2। तो 4 3 7/2 मतलब 3.5 जो होगा इसका माध्यक हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको आइडिया रहे कि ये 1 नंबर वाले में या मैक्सिमम 2 नंबर वाले में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसके मेन फार्मूला पे चलते हैं। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच होता है। माध्यक या माध्यिका, माध्यक बोले या माध्यिका बोले, कुछ किताबों में माध्यक दिया गया है और कुछ किताबों में माध्यिका है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एल क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। और यही जो एन होता है सिग्मा एफ आई के बराबर होता है, सिग्मा एफ आई के बराबर होता है। सी एफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, लेकिन कौन सी बारंबारता? जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ जो होता है वो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता होती है, और एच जो होता है वर्ग की माप। ये मान के चलते हैं कि सभी जो वर्ग अंतराल दिए हैं सब में एच का जो माप है वो बराबर है। ठीक। और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही प्रश्न बनता है इससे, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, 3 नंबर 4 नंबर में तो अभी नहीं देखा गया है, लेकिन ठीक है, बन सकता है। तो आपसे सवाल पूछे कि माध्यक, बहुलक और माध्य में आप हमको संबंध बता के बताइए क्या संबंध है। तो यही संबंध है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। आपसे पूछेगा माध्यक बराबर क्या होता है, तो माध्यक यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए बहुलक लिखा है तो बहुलक रहने दीजिए।
इस 2 गुणे माध्य को इधर लाएंगे, 2 गुणे माध्य हो जाएगा और बटे में बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये 3 इधर चला आएगा तो बटे में 3 हो जाएगा, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य बटे 3। तो इस तरीके से आप कोई फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान बस इतना रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, बस ये ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता चैप्टर, इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूले पे पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। और मतलब वो घटना क्या है कि जो घटना होती है उससे घटित होने की जो प्रायोगिक प्रायिकता होती है वो क्या होती है, उसको पी से डिनोट करते हैं, जो घटना ई है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। दूसरा ये याद रखना है कि किसी परीक्षण का पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है, ये दोनों याद रखना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पूरे बुक का जितने भी फार्मूला हो सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके अलावा कक्षा 10 में कुछ बनेगा ही नहीं, इसके अलावा पूरे कक्षा 10 में कोई फार्मूला नहीं है। आपको बस थ्योरम पे थोड़ा सा प्रमेय पे ध्यान देना होगा। यदि आप ये पढ़ के जाते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, फार्मूला इसी से आएंगे, इसी क्लास से आएंगे, ठीक है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए, खूब शेयर करिए, सभी बच्चों के पास शेयर करिए। और चैनल को यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, तो ये सब काम तो आपको करना ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।